Hello and welcome everyone. Hope you guys are doing fine. I am Jatin Verma. So here's the daily editorial analysis for 27th August 2018. इस editorial analysis में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा रिलेटेड से जो डिबेट देखने को मिल रही है पॉलिटिकल गलियारों में, उससे रिलेटेड। सरकार का कहना है कि ग्रोथ डेटा जो है, सरकार की परफॉर्मेंस 2014 से 2018 में बेटर रही, जबकि पिछली यूपीए सरकार का, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ग्रोथ उनके कार्यकाल में बेटर थी। तो हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि व्हाट लाइज इन डिटेल्स। इससे पहले बताना चाहूंगा गाइस, मेरा नाम जतिन वर्मा है। आप मेरे को अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो, जतिन वर्मा नाम सर्च करके, और अन अकेडमी लर्निंग ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉलो करने से आपको डेली न्यूज एनालिसिस, विच इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज एनालिसिस अवेलेबल अक्रॉस द यूट्यूब चैनल्स। सो ऑनलाइन मीडिया में आप इसका बेनिफिट लेने के लिए आप मेरे को अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए फेसबुक ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, या फिर टेलीग्राम चैनल भी है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा नाम से, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। राइटर का सबसे पहले राइटर यहाँ पे 3 क्वेश्चंस उठा रहे हैं। 3 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स हैं इस कंट्रोवर्सी के। why was the back series now the bone of contention needed? Second, what do the data show? डेटा को चेंज किया गया था। डेटा को जीडीपी जो हमारी सीरीज रहती है उसको टाइम टू टाइम पीरियोडिकली चेंज करना जरूरी होता है टू रिफ्लेक्ट दी कॉन्टेम्परेरी रियलिटीज। कॉन्टेम्परेरी रियलिटीज मतलब कि इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले रेडियो ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, उसके बाद में फिर टीवी आया, उसके बाद अब एलईडी टीवी है, तो उन सबको रिफ्लेक्ट करने के लिए नया डेटा लाना पड़ता है। और नया डेटा जो लाया गया उस सीरीज का प्रेजेंट सरकार को ये कहना है राइटर का कि अभी जो तत्काल सरकार है उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है, और यूपीए सरकार ये कहना चाह रही है, जो पिछली पॉलिटिकल पार्टी के जो वक्ता हैं उनका ये कहना है कि उनके कार्यकाल में ग्रोथ ज्यादा हो रही थी। तो हमारे पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि क्या चीजें हैं डिटेल में जो हमें प्रीलिम्स और मेंस, जीएस मेंस पेपर 3 के लिए कॉग्नाइजेंस में लेनी चाहिए। न्यू डेटा ऑन जीडीपी हैव रेज्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म विद द बैक सीरीज फॉर जीडीपी ग्रोथ सिंस 1993 बिकमिंग अवेलेबल। बैक सीरीज कुछ ऐसा होता है कि जब डेटा अभी रिवाइज किया गया है तो उस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में 1993, 1994 नई सीरीज को पुराने वे से एनालाइज किया गया है। पुराने डेटा को नई सीरीज के वे से भी एनालाइज किया गया है कि अगर आज हम मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स अपने कॉग्नाइजेंस में ले रहे हैं, तो अगर 1993, 1994 में भी उस दौरान जो चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, अगर उन्हें संज्ञान में लिया जाए, उन्हें कॉग्नाइजेंस में लिया जाए, तो फिर उसे बैक सीरीज बोला जाता है। बैक सीरीज मतलब 1993, 1994 के मुताबिक आज जिन चीजों को वेट्स असाइन करे जा रहे हैं, वेट्स मतलब जैसे हम वेटेड मीन एवरेज निकालते हैं, तो उस वे से इसे निकाला जा रहा है। Importance of new data lies in the fact that in 2015 new series was announced which showed India's GDP growing faster than the earlier series had shown. This was politically advantageous. अब ये politically ज्यादा फायदे का सौदा रहा एनडीए गवर्नमेंट के लिए, which came to power in 2014, क्योंकि सीरीज जब रिवाइज करी जाती है तो नई जो कॉन्टेम्परेरी रियलिटीज हैं, जिन चीजों का जो कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, या फिर सरकार कुछ हद तक, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिस हद तक चाहे उन चीजों को वेट असाइन कर सकता है, उन चीजों को ज्यादा वेटेज दे सकता है जिन चीजों को सरकार चाहती है। उससे क्या होगा कि अगर कुछ चीज की बिक्री ज्यादा हो रही है तो उसे ज्यादा अगर हम देख लेंगे, ज्यादा जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम उसे ज्यादा कॉग्नाइजेंस में ले लेंगे या उसे ज्यादा वेट असाइन कर देंगे, तो जीडीपी बढ़ जाएगा, और जीडीपी बढ़ जाएगा तो जो भी सरकार रहेगी उसे फायदा मिलेगा। ये है डिटेल की बात, ये जो कि एक साइंटिफिक बात है, राइट, पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग से ऊपर उठते हुए। एनडीए गवर्नमेंट क्लेम दैट द सेकंड यूपीए गवर्नमेंट हैड मेस्ड अप द इकोनॉमी। ये कहना है सरकार का कि पिछली सरकार ने जो है इकोनॉमी में पॉलिसी पैरालिसिस और ये सब एलिगेशन सरकार के खिलाफ लगे थे। ये बात ठीक है कुछ हद तक, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और ये सब एलोकेशन के चलते ब्यूरोक्रेट्स जो हैं डर के मारे डिसीजन नहीं लेते थे, जिसके वजह से इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, या फिर हम ये कहें वोडाफोन का जो रेट्रोस्पेक्टिव केस था, उसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला था। लेकिन नई सीरीज में रेट ऑफ ग्रोथ लास्ट 2 इयर्स, अगर हम जो नई सीरीज भाजपा सरकार द्वारा, एनडीए गवर्नमेंट द्वारा ली गई है, राइटर का कहना है कि लास्ट 2 इयर्स ऑफ यूपीए गवर्नमेंट 2013-14 में नई सीरीज लगाते हुए भी, क्योंकि बैक सीरीज अब अवेलेबल है 1993, 1994 से 1994 से ये डेटा पे
नई सीरीज भी लगाएं तो 2013 और 14 में यूपीए सरकार के आखिरी 2 सालों में ग्रोथ अच्छी नजर आती है। तो यूपीए वाज आल्सो हायर देन व्हाट द ओल्ड सीरीज शोड, सो दैट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अंडर यूपीए आल्सो डिड नॉट लुक सो बैड। यानी कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों में कोई ग्रोथ इतनी बुरी नहीं थी। व्हाट द न्यू सीरीज आल्सो शोड वाज एनडीए हैड इनहेरिटेड एन इकोनॉमी विद जीडीपी ग्रोइंग एट 8.4%। तो आज जो पिछले साल का अगर हम देखें 6.7% ग्रोथ रेट है। Putting things in perspective, that's it. Now in second quarter of 2014, second quarter 2014 में ग्रोथ रेट था ये 8.4% था। Most macroeconomic variables had also recovered from their lows. Macroeconomic variables जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, सेविंग्स रेट क्या है, या फिर इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स माना जाता है। अगर ये ज्यादा वेरी करते हैं तो इसका ग्रोथ पे अच्छा या बुरा असर देखने को मिलता है। Data show that after the NDA took over, rate of growth fell and then rose to peak of 8.65% in 2015-16. ये नई सीरीज के बाद ये डेटा निकल के आ रहा है। और हमें ये भी ध्यान देना होगा कि 2015-16 में डीमोनेटाइजेशन 2016 में अनाउंस किया गया था, राइट, 2016-17 में रादर। तो आफ्टर दैट इट फेल फॉर 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि 5 तिमाहियों में डेटा ये दर्शाता है कि ग्रोथ रेट की गिरावट शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि 8 नवंबर को जो डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन सुनाया गया था उसके बाद में शायद ये ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिली। अब ऐसा नहीं है कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद ही डिक्लाइन देखने को मिली, उससे पहले भी ये जो ट्रेंड है ये नजर आ रहा था। 2 shocks to the economy, demonetization and then the GST had a big negative impact on the rate of growth. तो दो बड़े झटके, हम इसे झटके कहें, ये देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है, या हम इसे रिफॉर्म कहें। तो एक न्यूट्रल व्यू लेते हुए, दोनों पक्ष आपके सामने रखते हुए, दिस इज नॉट इवन कैप्चर्ड इन द न्यू डेटा सिंस अ शॉक रिक्वायर्स अ चेंज इन द मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन। अब ये जो नए डीमोनेटाइजेशन और ये सब जो सरकार द्वारा कुछ अच्छे कदम लिए गए वो कैप्चर नहीं करेगा न्यू डेटा में, क्योंकि सिंस अ शॉक रिक्वायर्स अ चेंज इन द मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन, तो इसीलिए ये ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इसमें से नेगेट कर दें, उसे एक वैसे काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करें, तो शायद ये ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। पॉलिटिकल स्लगफेस्ट अब जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है, तो एवरेज ग्रोथ रेट यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान हायर था than what it has been achieved during the present NDA regime। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ये सारांश इस डिबेट का जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में देखने को मिल रहा है, उसका सारांश ये निकलता है। अब बात ये 3 बड़े क्वेश्चंस की, बैक सीरीज नीडेड, बैक सीरीज क्यों चाहिए होती है? अब 1 by 1 इनको आंसर करते हैं। देखिए, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द न्यू वंस आर एडेड ऑल द टाइम। नई गुड्स को जैसे जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वैसे वैसे हमें नई चीजें उसमें ऐड करनी होंगी। इंडिया कंज्यूमरिस्ट होते जा रहा है, हम लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, कंज्यूमर मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज आइटम्स हैज टू बी एस्टिमेटेड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन ट्रू सेंस। अब क्या है कि पहले हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों वाली चीजें जो हैं वो ज्यादा कंज्यूम करते थे। अब हमारा जो ग्रोथ पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न है, ग्रोथ पैटर्न के चलते अब हम प्रोसेस्ड आइटम्स को ज्यादा खरीदते हैं, राइट। जैसे कि प्रोसेस्ड मिल्क नहीं तो आइसक्रीम, राइट, तो वो वाला चीज है, बटर, ये सब चीजों का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और इसके चलते नया जो डेटा हमें गैदर करना पड़ता है। सो अ सिलेक्ट सेट ऑफ आइटम्स इज टेकन। अब ऐसा तो नहीं है कि हर आइटम ले लेंगे, बल्ब से लेकर कुछ भी, राइट, CFL या फिर LED लाइट्स, सब कुछ संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। वी हैव टू बी सिलेक्टिव, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। अगर मान लो कि हमने एक वाईफाई कितने खरीदे जा रहे हैं या फिर कोई मोबाइल फोन कितने खरीदे जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन ही नहीं, हमें ये देखना होगा कंट्री के किस पार्ट में कितने खरीदे जा रहे हैं। तो जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द कंट्री को ध्यान में रखते हुए, वैरायटी ऑफ आइटम्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट आइटम्स ली जाती हैं और सिलेक्ट रीजन्स से ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। ऐसे केस में क्वेश्चन विच अराइजेस इज हाउ एक्यूरेट आर दी डेटा, कि कौन कौन सी आइटम को लिया गया है। इसमें ऑफ कोर्स एक सरकार का भी एक दायित्व रहता है कि ये आइटम चुनी जाएगी, ये आइटम नहीं चुनी जाएगी। कई बार सरकारें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार या पिछली सरकार या पिछली से पिछली सरकार ने ऐसा किया है या आने वाली सरकार ऐसा करेगी, कई बार वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा गया है
सरकारें उन आइटम्स को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, ज़्यादा वेटेज देती हैं जिनमें कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उछाल या खरीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी पोजेज अनदर चैलेंज, ओल्डर आइटम्स बिकम रिडंडेंट। जैसे कि मैंने रेडियो ट्रांजिस्टर का एग्जांपल दिया, तो पहले रेडियो बहुत ज़्यादा खरीदा जाता था। वो अलग बात है कि आजकल कैरावैन और ये सब ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आजकल पैटर्न क्या है, मोबाइल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो टेक्नोलॉजी चेंज के चलते पहले मॉडेम होता था, आजकल वाईफाई है। तो ये चीज़ें हमें अर्लियर सेट सीरीज ऑफ डेटा को बार बार चेंज करना पड़ता है ताकि ट्रू ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी दर्शाया जा सके। दिस इज वाई ओल्ड सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन पीरियोडिकली। अर्लियर सीरीज वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सीरीज फ्रॉम 2011-12। तो ये डेटा 2011-12 का लिया गया इसमें। अनदर क्वेश्चन इज हाउ डू द डेटा फ्रॉम न्यू सीरीज कंपेयर विद द ओल्ड सीरीज। पुराना डेटा नई सीरीज के साथ में कैसे तालमेल खाता है। एनालिस्ट ने ये डिमांड किया है कि बैक सीरीज लाई जाए जब जब नया डेटा लेके आते हैं। बैक सीरीज मतलब कि अगर पुराने समय में भी इन आइटम्स को तवज्जो दी जाती तो आज ग्रोथ रेट क्या होता, तो वो सही वे से हम मूल्यांकन कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि पुराने समय में ग्रोथ क्या वाकई ही कम थी या वाकई ज़्यादा थी, पुराने डेटा को नए डेटा से कंपेयर करके। देयर वर प्रॉब्लम्स विद द न्यू सीरीज व्हिच इज व्हाई बैक सीरीज वाज नॉट जनरेटेड ऑटोमेटिकली। अब बैक सीरीज को ऑटोमेटिकली जनरेट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एक नई कमेटी उस पर बैठाई गई है कि वो कमेटी अब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। वो रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई है इनफैक्ट, और उस पे ये डिफिकल्टी क्या है नई सीरीज में, इट नॉट ओनली चेंज द बंडल ऑफ आइटम्स used to calculate the growth but also used a more extensive database को और ज्यादा एक्सपैंड किया गया है। डेटाबेस ऑफ कंपनीज जिनसे कि डेटा गैदर किया जा रहा है कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स कितनी मात्रा में बनाए। इनको MCA 21 सीरीज कहा जा रहा है, राइट। तो दिस डेटाबेस वाज अवेलेबल फ्रॉम 2006-7, इसीलिए 1993-1994 वाला डेटा अवेलेबल नहीं है। इट केप्ट चेंजिंग, और ये 2006-7 का डेटा भी है, ये भी बार बार चेंज किया जा रहा था और वो स्टेबलाइज नहीं हो सका। इसी के चलते आज वो कंपैरिजन अक्रॉस द ईयर्स करना दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आपके मार्क्स का एग्जांपल लें, बीकॉम या फिर BA या फिर PhD जो भी आप कर रहे थे, अगर फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, सेकेंड ईयर में वो सब्जेक्ट हो ही नहीं। मान लो कि स्टैटिस्टिक्स आपका फर्स्ट ईयर में था तो सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स हो ही नहीं, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना आसान होगा। और फिर सेकेंड थर्ड ईयर में मानो कि आपके पास में अगर पॉल साइंस था सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में पॉल साइंस भी नहीं है, तो आप कैसे उसे कंपेयर कर पाओगे। द कमिटी हैड टू यूज अ न्यू मेथड व्हिच हैज इट्स ओन assumptions which are likely to be debated by experts। बायस क्या है रिजल्ट्स में, बायस ये है कि ग्रोथ रेट इन द न्यू टाइम सीरीज फॉर द अर्लियर पार्ट 1990s is lower than in the old series, whereas it is higher for the later part 2000s के दशक का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये बायस इसमें रिजल्ट में निकल के आ रहा है, इसीलिए इकोनॉमिक डिबेट देखने को मिल रहा है। इट इज ऑल्सो अनेबल टू टेक द ब्लैक मनी एंड द चेंजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनटू अकाउंट। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं डीमोनेटाइजेशन, या फिर पहले जो 2004 में 3 में या 1990s में जो ब्लैक मनी प्रोलिफरेशन में था, उसको भी संज्ञान में नहीं लिया गया नए डेटा में। और रिपोर्ट जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को दिया गया है व्हिच विल फाइनलाइज इट। देयरफॉर द गवर्नमेंट फंक्शनरीज आर आर्ग्यूइंग दैट डेटा साइटेड बाय मीडिया आर नॉट फाइनल। तो क्वारल अबाउट कॉजेज, अब इस पे जो विवाद देखने को मिल रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है दैट क्रिटिसिज्म इज मोर अबाउट द कॉजेज ऑफ हाई ग्रोथ रेट अंडर द, ये अब राइटर की एक टेंडेंसी है पॉलिटिकल, मेरा मानना ये है कि राइटर एक पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। मोर अबाउट द कॉजेज ऑफ हायर रेट ऑफ ग्रोथ अंडर द UPA देन द मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी। राइटर ये कह रहे हैं कि ये बात एक आश्चर्यजनक बात है कि क्रिटिसिज्म ये है कि UPA के दिनों में ग्रोथ रेट ज्यादा क्यों था। Implicit admission is that the economy did grow faster under UPA but due to wrong policies allowing the fiscal deficit to rise। अब यहाँ पे न्यूट्रल व्यू रहते हुए कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट मतलब है कि सरकार अगर खर्चा ज्यादा कर रही है, मतलब कि अगर जलते हुए तंदूर में अगर हम कोयला या लकड़ी ज्यादा डाल रहे हैं, पैसा ज्यादा डाल रहे हैं, तो वो ग्रोथ तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होगा। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमने बात करें, वो अगर फिस्कल डेफिसिट आज हमने बढ़ा दिया तो मूडीज की, फिश रेटिंग एजेंसी की, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग जो है गिर जाएगी। और जो बैंक लोन जो उस टाइम दिए गए
आज हम उनका दुष्प्रभाव ये देख रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ये देख रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो ये बहुत आसान होता है। तो ये मतलब ये हो गया कि अगर आपने तंदूर में उस टाइम पे ज्यादा कोयला डाला था, तो आज जो रोटी जल रही है, बैंक लोन्स और फिस्कल डेफिसिट राइज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस समय के लेना देना है। तो आज की प्रेजेंट सरकार को भी इस पे हमें कोसना नहीं चाहिए, पिछली सरकार को भी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ ज्यादा थी, लेकिन आज इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ये है, दीज हैव लेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, हायर इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। हायर इन्फ्लेशन मतलब ये तंदूर में अगर आपने ज्यादा आग डाल दी तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, ज्यादा फ्यूल अगर आपने डाल दिया तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। एक एनालॉजी अगर आपको समझ में आ सके। बट द हायर ग्रोथ वाज ऑन द बैक ऑफ अ 38% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड 36% रेट ऑफ सेविंग अचीव्ड बाय 2007-8। तो ये देखो, सेविंग्स अगर हम लोग डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेविंग ज्यादा होती है तो बैंकों में जमा होती है, बैंकों में जमा होती है तो पूंजीपतियों को लोन ज्यादा दिया जाता है। कैपिटलिस्ट क्लास इज एबल टू बोरो लोन्स, तो वो लोन्स के चलते ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अब वो पूंजीपति जब लोन नहीं चुका पा रहे, अब क्या किया जाए। 2007-8 crisis was a global one, but the Indian economy continued to grow when many other economies were slowing down. तो उस समय की पॉलिसी उस समय को सूट करती थी, क्योंकि 2007-8 में क्राइसिस था, तो सरकार ने सारे फिस्कल डेफिसिट के कंसर्न्स को उस समय की सरकार ने दरकिनार करते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करना, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाते हुए इकोनॉमी में एक वे से इकोनॉमी को पुश देना, एक्साइज ड्यूटी वगैरह कट करी गई थी, बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स बढ़ाई गई थी। सरकार ने कीन्जियन थ्योरी उस टाइम पे लगाई थी। द क्राइसिस ऑफ 2012-13 वाज ड्यू टू द राइज इन पेट्रोलियम प्राइसेस एंड लार्जली ड्यू टू इंटरनेशनल फैक्टर्स। हाउएवर करंट स्लो डाउन इज लार्जली पॉलिसी इंड्यूस्ड, पॉलिसी के चलते है, एंड लेस ड्यू टू इंटरनेशनल फैक्टर्स। द ट्विन शॉक्स, demonetization and GST have played havoc with the organized sector not yet captured in the data। तो ये डेटा में नहीं लिया गया अभी, अगर इसे हम डेटा में लेंगे तो और भी नेगेटिव असर इसका शायद ग्रोथ पे देखने को मिल सकता है, ये राइटर कह रहे हैं। अब देखिए, ये नजरिए पे, ये आपके स्पेक्टेकल्स पे डिपेंड करता है कि आप इसे ट्विन शॉक्स देखते हो या ट्विन रिफॉर्म्स देखते हो। कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स थे, कुछ कहते हैं कि ये शॉक्स थे। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये कोई भी सरकार को यहाँ पे ब्लेम करना सही नहीं होगा, बिकॉज ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल होता है। सबसे पहले हाई ग्रोथ, उसके बाद में थोड़ा सा रिसेशन देखने को मिलता है, उसके बाद में डिप्रेशन, उसके बाद में रिकवरी, राइट। तो दिस इज अ जनरल फेज ऑफ द इकोनॉमी, राइट। सो विद दैट वी कम टू द एंड, और इसके बाद एक और एडिटोरियल एनालाइज किया जाएगा, एक दो एडिटोरियल जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम चैनल पे IAS तैयारी विद जतिन वर्मा सर्च करके वहाँ पे फॉलो करके पा सकते हैं। फेसबुक ग्रुप IAS तैयारी विद जतिन वर्मा, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और डेली न्यूज एनालिसिस के लिए आप अनअकैडमी पे मेरे को सर्च कर सकते हो, जतिन वर्मा एजुकेटर्स में ये प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, तो वहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।